Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स या एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन. इसमें जो पहला टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एटम. सो मीन लाइफ ऑफ एन एटम क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं. लेकिन उससे पहले, जैसे कि प्रीवियसली जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं जाकर. तो वहां पर मैंने एक चीज हमेशा बार बार रिपीट की है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज या रेडियो एक्टिव एटम्स रेडियो एक्टिव सैंपल ऐसे सैंपल होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियाई हैं सैंपल के, उनकी संख्या लगातार डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि उनका लगातार डिसइंटीग्रेशन या डिके होता रहता है. धीरे धीरे वो खत्म होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, और इसलिए धीरे धीरे न्यूक्लियर सैंपल में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर का नंबर कम होता जाता है. सो यहां भी वही हो रहा है. सपोज स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग के हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसी गिवन टाइम से, है ना. तब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर है n. ठीक है. अब हम देखते हैं कि dt टाइम के बाद, ठीक है, अगर t टाइम पे नंबर n था तो dt टाइम के बाद, यानी t में dt टाइम जोड़ लें, t से dt टाइम के बाद हम देखेंगे कि नंबर में कमी आ गई dn की. तो यानी अगर t टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन द सैंपल n था t टाइम पर, तो t प्लस dt टाइम पे वो नंबर हो जाएगा n माइनस dn. ये हमारी सिचुएशन है जिसको हमको आगे प्रोपगेट करना है और आगे उसी से हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है. ठीक है, ये आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे सैंपल में किसी गिवन टाइम t पर n न्यूक्लियाई थे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और t प्लस dt यानी dt टाइम आगे बढ़ने के बाद उसमें न्यूक्लियाई की संख्या n माइनस dn हो गई है, यानी कम पड़ गए. सो अभी हम डिफाइन करते हैं मीन लाइफ. मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एटम को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मीन लाइफ की डेफिनेशन होती है कि सभी एटम्स के पॉसिबल लाइफ टाइम्स का सम ऑफ possible lifetimes of all atoms divided by the total number of radioactive atoms. Total number of atoms. ये होता है डेफिनेशन मीन लाइफ की, मीन लाइफ ऑफ एटम की, कि जितने भी एटम है उनकी पॉसिबल लाइफ डिवाइडेड बाय एटम्स की संख्या. तो हमें मीन मिल जाएगा. मीन निकालने का तरीका ही यही होता है. किन्हीं 10 नंबर्स का मीन भी आपको निकालना है, तो आप क्या करते हैं, सारे नंबर्स का सम करके उसको कितने नंबर्स हैं, नंबर्स की संख्या से यानी 10 से डिवाइड करते हैं. वही हो रहा है यहाँ पर. सो सम ऑफ पॉसिबल लाइफ टाइम ऑफ एटम और टोटल नंबर. अब पॉसिबल लाइफ टाइम ऑफ एटम का सम कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ बताती हूँ. देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में मैंने जो सिचुएशन बताई थी कि dt फर्स्ट dt इंटरवल में dn एटम डिके हो गए, तो इस सेट ऑफ dn एटम का ये ग्रुप है, ये एटलीस्ट t टाइम तक प्रेजेंट था, क्योंकि t टाइम के बाद ये ग्रुप डिके हुआ है. t टाइम तक तो ये था, इसका पार्ट था, उसके बाद के dt इंटरवल में इसका डिके हुआ है. तो यानी कि इन dn एटम के ग्रुप का, ये dn संख्या वाले जो एटम है, या इस ग्रुप में जो एटम्स है dn एटम्स, उनका लाइफ टाइम t था. ओके. सो हर dn एटम, मतलब हर एटम इसमें से प्रेजेंट हर एटम का लाइफ टाइम t था, तो ऐसे dn एटम्स का लाइफ टाइम हो जाएगा t इंटू dn, राइट. इस ग्रुप के हर एटम का लाइफ टाइम t था, तो सभी का टोटल लाइफ टाइम, वही तो हमें करना है सम, वो क्या हो जाएगा t इंटू dn. और इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम, लिमिट लगाएंगे n नॉट से 0, क्योंकि हम मानते हैं कि स्टार्टिंग टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लिया n नॉट होते हैं, और डिके होने के बाद पूरा जब फाइनल फिनिश हो जाएगा सैंपल, तो उसमें एक भी एटम नहीं बचेगा. तो लोअर लिमिट n नॉट है और अपर लिमिट 0 है. किसकी? नंबर ऑफ न्यूक्लिया की. नंबर ऑफ न्यूक्लिया की लिमिट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन dn में हो रहा है. अंडरस्टूड?
तो क्योंकि हमें क्या करना था यहाँ, सम ऑफ पॉसिबल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स, तो ये तो सिर्फ dn एटम्स की लाइफ टाइम का सम था, ऐसे हमें n0 से 0 तक सभी की लाइफ टाइम का सम करना है, तो इंटीग्रेशन भी कर दिया और लिमिट भी लगा दी। ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। अब ये तो स्मॉल सैंपल है जिसमें dn एटम्स है, ऐसे सभी एटम्स का नंबर है टोटल निकालने के लिए हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और वापस लिमिट वही होगी n0 से 0। आप देख सकते हैं मैंने लिमिट, अपर लिमिट n0 रखी और लोअर लिमिट n0 रखी और अपर लिमिट 0 रखी है, क्योंकि डिके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, लगातार n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहां भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये हमारा एक्सप्रेशन है TdN इंटीग्रल अपॉन इंटीग्रल dn। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, उससे पहले एक काम और करते हैं, अगर हम यहाँ लिमिट्स को रिवर्स कर दें, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट सेम है, तो अगर हम दोनों जगह रिवर्स कर दें तो दोनों में साइन चेंज हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ हम आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के लिमिट को रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम प्रोसेस करें, लिमिट अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं हम कह सकते हैं। इंटरचेंज करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, एक माइनस साइन आएगा, तो अगर यहाँ भी माइनस साइन आया, यहाँ भी माइनस आया, तो दोनों के माइनस कैंसिल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली ही लिमिट्स को एक्सचेंज कर दिया, अपर और लोअर को दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अभी जो डिनोमिनेटर है वो है इंटीग्रल dn। अब इंटीग्रल dn तो होता है, आपको पता ही है, इसको तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ। इंटीग्रल dn तो n होता है और n में लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट n0 माइनस लोअर लिमिट 0, तो n0 बचेगा, यानी कि टाउ आता है 1/n0 इंटीग्रल t dn। यहाँ dn जो है वो 0 से n0 के बराबर है। अभी इंटीग्रल t dn, इसमें t की वैल्यू हमें पुट करनी है इस इक्वेशन में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको रिकॉल करवाऊंगी जो एक्सप्रेशन होता है, मैं यहां साइड में लिख देती हूँ। एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है log n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लेम्डा टी, अगर आपको याद है तो, ठीक है। सो log n अपॉन n0 की वैल्यू होती है माइनस लेम्डा टी, इससे हम t निकाल सकते हैं, t आ जाएगा -1/λ, भेज देंगे -1/λ लॉग, ये नेचुरल लॉग है, आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, log n अपॉन n0, ये हमें मिलता है, ठीक है। सो ये वैल्यू t की उठा के हम यहां रख देंगे। ओके, सो हमें मिलेगा टाउ मीन लाइफ 1/n0 और -1/λ भी है, तो दोनों को यहाँ एक साथ लिख देते हैं, -λ n0 इंटीग्रल 0 से n0, क्योंकि लेमड़ा भी यहाँ गिवन डिके कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, केवल इंटीग्रेशन में आएगा log n/n0 नेचुरल log n/n0 और dn इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी ओवरऑल -n0। ओके, तो एक नेगेटिव साइन यहाँ ऑलरेडी है और इसका भी इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आएगा -n0, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू। सो -1 अपॉन लेम्डा n0 तो एज इट इज है, और इसका इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा हमारे पास -n0। सो ओवरऑल हमारे पास कैंसिल हो जाता है n0 से n0, माइनस से माइनस, और मीन लाइफ मिलता है टाउ इज इक्वल टू 1/λ। ओके, आई होप इट्स विजिबल, यस। सो हमें मीन लाइफ का ये एक्सप्रेशन मिलता है टाउ इज इक्वल टू 1/λ। अब जैसे कि आपको पता है लेमड़ा की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है हाफ लाइफ की टर्म्स में, वो भी हम यहाँ यूज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो लेमड़ा ये 1/λ है ना, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेमड़ा की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये हाफ लाइफ होता है, तो 0.693 अपॉन टी। ये वाला रिलेशन हमने पिछले वीडियोस में फाइंड किया हुआ है हाफ लाइफ और लेमड़ा का,
यहाँ मैंने लेमड़ा को इसके हाफ लाइफ वाले फॉर्मूला से रिप्लेस किया और कुछ भी नहीं किया है। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा टी हाफ वाला टर्म, तो हमें मिलता है टाउ इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693 और 1 अपॉन 0.693 हो जाएगा 1.44। सो मीन लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में ये रिलेशन है कि मीन लाइफ होती है 1.44 टाइम्स दी हाफ लाइफ। तो इस तरह से हमने मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एटम का एक्सप्रेशन यहां डिराइव कर लिया है। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं एक्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ, 3 अलग अलग केसेस हैं। तो पहला केस है जिसमें इनिशियल एक्टिविटी सेम है। यहाँ 2 तरह के हमने सैंपल लिए हैं, एक लॉन्ग हाफ लाइफ वाला आइसोटोप, एक शॉर्ट हाफ लाइफ वाला आइसोटोप। तो हम मान के चल रहे हैं कि इनकी इनिशियल एक्टिविटी सेम, एक्टिविटी और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। इनिशियल एक्टिविटी सेम है, आप यहाँ देख सकते हो स्टार्टिंग t = 0 पे दोनों की एक्टिविटी कोइंसाइड कर रही है, सेम है, ठीक है। सो उस स्थिति में क्या होगा, शॉर्ट हाफ लाइफ वालों का जो ग्राफ बनेगा वो ज्यादा एक्सपोनेंशियल कर्व होगा जबकि शॉर्ट हाफ लाइफ का, जबकि लॉन्ग हाफ लाइफ का कर्व कंपैरेटिवली लेस एक्सपोनेंशियल होगा और मोर टुवर्ड्स द लीनियर साइड होगा। ये हमें देखने को मिलता है। ये तब की केस है जब इनिशियल एक्टिविटीज सेम है। दूसरी सिचुएशन है जब नंबर ऑफ एक्टिव एटम, इनिशियल एक्टिविटीज तो सेम नहीं है लेकिन इनिशियल टाइम यानी t = 0 पे नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स सेम है, नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स इक्वल है। तो ग्राफ का फॉर्म यहाँ भी वैसे ही होगा, शॉर्ट हाफ लाइफ वालों के लिए ज्यादा कर्व बनेगा और लॉन्ग हाफ लाइफ वालों के लिए कंपैरेटिवली लेस कर्व बनेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इनकी एक्टिविटीज कोइंसाइड करेगी, वो ये पॉइंट है, कॉमन पॉइंट हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी तीसरा जो केस है, तीसरा केस है जब t = टाउ, उस केस के लिए एक्टिविटी टाइम ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। अब जैसे आपको पता है t = टाउ और टाउ का मतलब होता है 1/λ, तो हम t = टाउ और टाउ और 1/λ हमने अभी प्रूव किया था, उसके लिए निकाल रहे। तो अभी एक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन होता है a = a0 e⁻ λt। अब t को हम टाउ रखेंगे तो a0 e⁻ टाउ और टाउ आपको पता है 1/λ होता है, तो a0 e⁻ λ इंटू 1/λ, लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल, बचेगा 1/e, e की पावर -1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं उसको, a0 -1 e की पावर -1, यानी इसका मतलब हुआ a = 1/e टाइम्स a0। सो t = टाउ पर जो एक्टिविटी है वो इनिशियल मैक्सिमम एक्टिविटी का 1/e टाइम्स रह जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ग्राफ तो वैसा ही बन रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी टाइम का जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है वही बनेगा, लेकिन जैसे कि अभी हम जनरली बनाते आए हैं शॉर्ट हाफ लाइफ वालों के लिए, उसी तरह का एक्सपोनेंशियल जनरल कर्व बना रही हूं मैं, तो उसमें कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लेके चल रहे हैं यहाँ t = टाउ की। सो t = टाउ की क्या कंडीशन है कि जब t की वैल्यू टाउ के बराबर है, ठीक है, जब t की वैल्यू क्या है, टाउ के बराबर है, टाइम है टाउ के बराबर, तो उस टाइम पे a की वैल्यू a0 का 1/e टाइम्स हो जाती है। ये होता है आपका कंडीशन जो हमने यहाँ प्रूव किया अपने कॉमन एक्सप्रेशन से ही, उसमें t को टाउ रख दिया, ओके। फिर इसमें हाफ लाइफ भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि t = टाउ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हाफ लाइफ और मीन लाइफ का रिलेशन में निकाला था, टाउ = 1.44 t हाफ, ठीक है। तो t हाफ होता है टाउ अपॉन 1.44। तो यहाँ पे क्या होगा, जब टाइम इसमें 5 आवर्स होगा, t = 5 आवर्स के लिए, और थोड़ा आगे का 10 है, 5 और 10 के बीच में यहाँ टाउ कहीं आएगा, तो ये यहाँ पे एक्टिविटी 0.5 टाइम्स हो जाएगी, यानी हाफ एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। सो ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है। और मेन चीज उसमें, मेन रिजल्ट जो हमने यूज किया कि t = टाउ पे एक्टिविटी इनिशियल का 1/e टाइम्स हो जाती है। ये प्रूव भी किया है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया है। ये वाला पॉइंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है। सो ये हमने
एक्टिविटी टाइम ग्राफ्स भी डिस्कस किए। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। देखिए, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी का मेजर होता है उसकी एक्टिविटी ए, जिसके बारे में हमने लंबा चौड़ा डिस्कशन पिछले वीडियो में भी किया था और इस वीडियो में भी हमने ग्राफिकल डिस्कशन उसके ऊपर किया है। तो यानी किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी का मेजर होती है, तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होगी वो भी वही होगी जो एक्टिविटी की यूनिट होती है। अब एक्टिविटी की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, मॉड्यूलस ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मॉडुलस dn बाई dt। तो जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला से ही हम आराम से यूनिट निकाल सकते हैं, dn बाई dt, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। सो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड dps से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी को मेजर करने का यूनिट है। लेकिन इसी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को जो SI यूनिट में नाम दिया गया है वो नाम है बैकरल। सो रेडियो एक्टिविटी की SI बैकरल होती है। सो बैकरल SI यूनिट है, और उसको BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 बैकरल का मतलब होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 1 बैकरल कहलाता है। तो SI यूनिट बैकरल है। लेकिन दूसरी यूनिट्स भी हैं, इससे रिलेटेड दूसरी यूनिट्स भी हैं, जैसे मोस्टली यूज्ड है मेगा बैकरल। 1 मेगा बैकरल मीन्स 10⁻⁶ बैकरल। आपको पता ही है मेगा मीन्स 10⁻⁶ होता है। देन गीगा बैकरल, गीगा मीन्स 10⁹ बैकरल। तो ये अदर यूनिट्स हैं, लेकिन SI यूनिट है बैकरल, और 1 बैकरल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। फिर इसके अलावा एक दूसरी यूनिट और है रेडियो एक्टिविटी की, अनदर यूनिट, वो होती है क्यूरी। क्यूरी टू ऑनर मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, जिन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया था रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरी में। सो क्यूरी इज अनदर यूनिट, एंड क्यूरी को CI से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 क्यूरी की वैल्यू जो होती है, 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और ये काफी लार्ज यूनिट है। पर सेकेंड इतने सारे डिसइंटीग्रेशन, तो क्यूरी इज अ वेरी लार्ज यूनिट, और इसलिए इसकी स्मॉलर यूनिट्स होती है मिली क्यूरी। मिली क्यूरी मीन्स इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻10 और -3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब ये बचेगा 3.7 इंटू 10⁻7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। देन दूसरी होती है माइक्रो क्यूरी। ये फर्दर स्मॉलर यूनिट है, क्योंकि क्यूरी बहुत लार्ज यूनिट है तो उसकी स्मॉलर यूनिट ज्यादा कॉमनली यूज होती है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, यानी कि इस नंबर को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 3.7 इंटू 10⁴ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो इस तरह से ये कुछ अदर यूनिट। तो रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट में बैकरल और क्यूरी और उनकी अदर सब्सटीट्यूट यूनिट्स भी यूज की जाती हैं, ऑल्टरनेटिव यूनिट्स भी यूज की जाती हैं। सो इस तरह से आज के वीडियो में हमने मीन लाइफ के बारे में डिस्कस किया, उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया, एक्टिविटी और टाइम ग्राफ्स भी पढ़े, और फिर यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी हमने स्टडी की। और इसी के साथ हमारा रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट ओवर हो गया। अभी हम आने वाले वीडियोस में और भी एडवांस्ड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस या न्यूक्लियर रिएक्शंस या रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सो कीप वॉचिंग और इस चैनल के साथ बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.